बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सीरीज़ लेक्चर है MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेसन नंबर 8 है और इसका टाइटल है कंट्रोल ओवर मटेरियल्स। मतलब कि हमने अपनी इन्वेंट्री या मटेरियल्स को किस तरह कंट्रोल करना है। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री के कॉस्टिंग जो मेथड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक हो गया। ये तीन तरह के मेथड्स होते हैं जिससे हम अपनी इन्वेंट्री की कॉस्टिंग को कंक्लूड करते हैं या कि हम अपनी इन्वेंट्री की जो कॉस्टिंग है उसको चेक करते हैं या करते हैं कि जी इन्वेंट्री किस तरह हमने अपनी मैनेज करनी है। तो ये फर्स्ट तीन तो वही चीज़ें बताई गई हैं। ये नोट नीचे दिया गया है, इसके मुताबिक ये है जी, अकॉर्डिंग टू IAS टू नंबर 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो लाइफो मेथड है वो आपको इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड के लिए रिकमेंड नहीं करता। मतलब कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो लाइफो मेथड्स को इन्वेंट्री कॉस्टिंग के लिए प्रेफर नहीं करते। अब ये प्रेफर क्यों नहीं करते? बिकॉज इट डज़ नॉट डिपिक्ट द एक्चुअल और एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक हो गया। ये एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं उसको शो नहीं कर रहा होता। इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेफर टू यूज़ द फाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड फॉर कॉस्टिंग द इन्वेंट्री। ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए पेपर्स के हिसाब से भी कि ये कौन सा IAS है जो लाइफो मेथड को रिकमेंड नहीं करता। वो है जी IAS नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लेसन नंबर 7 में बता दिया गया। ठीक है। अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। हमें डाटा दिया गया है जिसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद कुछ परचेसेस हैं और कुछ हमने इश्यूज़ किए हुए हैं और इसके मुताबिक हमने फाइफो मेथड, लाइफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हुए जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी जो कॉस्ट है वो बतानी है। ठीक हो गया। अभी मैं इसको सिर्फ समझा देता हूँ आपको, बाकी जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड का आपको पता है जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। जो आपने इन्वेंट्री पहले परचेज़ करनी है या रॉ मटेरियल पहले परचेज़ करना है उसको आपने पहले इस्तेमाल करना है। ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है। जनवरी फर्स्ट है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 50 यूनिट्स 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये हमारे पास जो बैलेंस में आ जाएगा 2000 रुपीज़ का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद हमने परचेजेस की हैं 200 यूनिट्स की, उसको हम अलहदा लिख देंगे क्योंकि हमारे पास अभी दो तरह की इन्वेंट्री आ गई है। फिर जी 11th ऑफ जनवरी को हमने 60 यूनिट्स जो हैं वो हमने जी इशू कर दिए। अब ये 60 यूनिट्स किस तरह इशू करते हैं? जो फर्स्ट इन्वेंट्री है वो तो 50 यूनिट्स है। चलें ठीक है, वो तो 50 यूनिट्स इशू हो गए। उसके बाद जो अगले 10 यूनिट्स होंगे वो हम दूसरी वाली इन्वेंट्री में से इशू कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास दो तरह की इन्वेंट्री है, उसमें से अभी एक किस्म की इन्वेंट्री रह जाएगी, वो भी 50 रुपीज़ वाली। इसी तरह ये फर्दर आप कैलकुलेशन कर ले जी। हमने फिर 30th ऑफ जनवरी को परचेज़ की तो हमारे पास फिर दो तरह की इन्वेंट्री आ गई। फिर 18th ऑफ जनवरी को हमने जो परचेज़ की तो हमारे पास तीन तरह की इन्वेंट्री आ गई। तो जनवरी 20 जनवरी को हमने 150 यूनिट्स को इशू करना है। तो जो फर्स्ट वाली जो इन्वेंट्री होगी अगर उसमें 150 यूनिट्स हैं तो आप बस उसे सिंपल इशू कर दें और जो बाकी हैं उसको सेम रिमेनिंग लिख लें। ठीक हो गया। जब अभी इस तरह का इस क्वेश्चन में जिस तरह हो रहा है कि 190 यूनिट्स में से 150 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं तो हमारे पास 40 यूनिट्स बच जाते हैं। तो जो टोटल हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो हमारे पास 290 यूनिट्स हैं और उनकी टोटल कॉस्ट जो होगी वो 18,500 होगी और जो हमने टोटल इशू किए हैं वो 10,000 होंगे अकॉर्डिंग टू फाइफो मेथड। इसी डाटा को जब हम लाइफो मेथड में लेके जाते हैं, इसमें ये होता है कि जी रिकॉर्ड हम अलहदा ही करते हैं फाइफो की तरह, लेकिन जो हम इशू कर रहे होते हैं उसमें जो लास्ट वाली इन्वेंट्री होती है उसको हम पहले इशू कर देते हैं। तो इसको इसी में देख लीजिए, वही ओपनिंग बैलेंस को हमने अपने बैलेंस में रख लिया या ओपनिंग स्टॉक में रख लिया या एसेट में रख लिया। तो इशूज़ को हमने उसी तरह मेंटेन किया। मतलब रिसीव जो हमने परचेजेस किए हैं या रिसीव्ड किए हैं उनको हमने उसी तरह मेंटेन किया कि अगर उनकी प्राइसेस में डिफरेंस है तो उसको हम अलग-अलग रिकॉर्ड करेंगे। अभी 60 यूनिट्स फर्स्ट टाइम जब हम इशू कर रहे हैं तो उसको हम लास्ट वाली इन्वेंट्री जो परचेज़ की थी 200 यूनिट्स उसमें से इशू कर रहे हैं। इसी तरह इस डाटा की जब हम आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये एट द एंड जो रिजल्ट बचता है वो ये है जी, हमने 13,500 के यूनिट्स जो हैं टोटल कॉस्ट के इशू किए हैं। 290 यूनिट्स इन हमारे पास स्टॉक हैं और उनकी जो प्राइस है वो 15,000 है। ठीक हो गया। उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड भी आपने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा है।
ओपनिंग स्टॉक को हमने बैलेंस में रखा, परचेसेस जो थी फर्स्ट टाइम उसको हमने ऐड कर लिया ओपनिंग स्टॉक में। इसी तरह उसके फिर यूनिट कॉस्ट निकल आई। जब यूनिट कॉस्ट किस तरह निकलती है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो जो नेक्स्ट हम इशू करेंगे वो भी सेम उसी कॉस्ट पे इशू कर देंगे। इस तरह जब नेक्स्ट परचेज होंगी उसी तरह हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे और जो इशू होगी उसको हम इशू कर देंगे। तो इसी इसका जो लास्ट रिज़ल्ट वो ये है जी, जो हमने इश्यूज़ किए हैं उनकी जो टोटल प्राइस है वो 11,614 रुपीज़ है। हमारे पास बैलेंस में 290 यूनिट्स हैं और उनकी जो टोटल प्राइस है 16,886 रुपीज़ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, पहला क्वेश्चन चलो परपेचुअल सिस्टम था, अभी पीरियोडिक सिस्टम में हमने इन तीनों मेथड्स को इस्तेमाल करना है, फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज को। पीरियोडिक सिस्टम में क्या जी, हमें बिगनिंग इन्वेंट्री दी गई है, उसके बाद 3 परचेसेस हैं और पूरे साल में 3 मतलब 3000 यूनिट्स जो है वो हमने सोल्ड किए हैं। और कैलकुलेट क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री ईच ऑफ द कॉस्टिंग मेथड, मतलब तीनों जो मेथड्स है फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज मेथड, उसके मुताबिक हमने पीरियोडिक सिस्टम में कैलकुलेशन जो करनी है वो कैलकुलेट करके बतानी है। फाइफो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 3000 यूनिट्स जो हैं टोटल सोल्ड हुए हैं। देखें जी 3000 किस तरह बनते हैं, 1500 पहले वाले, उसके बाद 10,000, मतलब कि फर्स्ट जो परचेज थी उसमें 1000 यूनिट्स वो हो गए, 2500 हो गए। तो जो सेकंड परचेज है उसमें से 500 मिलाएंगे तो टोटल 3000 यूनिट्स जो हैं वो सोल्ड हो गए। तो अभी हमारे पास जो है वो 1500 बच गए। 1500 कौन से बच गए जी, एक जो हमारे पास 1000 यूनिट्स है वो 1200 रुपीज़ वाले बच गए और 500 यूनिट्स जो हैं वो 1100 रुपीज़ वाले बच गए। तो इनको अभी हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल आएगी। लाइफो मेथड में बिल्कुल उलट चलना है, जो लास्ट वाली परचेज है उसको पहले ले लेना है। तो इसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो थर्ड परचेज, सेकंड और फर्स्ट मिला के टोटल 3000 यूनिट्स बनते हैं। तो हमारे पास जो बिगनिंग इन्वेंट्री वाला बैलेंस है वही लाइफो मेथड में आ जाएगा। तो इन्वेंट्री की जो प्राइस, इन्वेंट्री की जो होगी ना प्राइस कॉस्ट, वो लाइफो मेथड में बिगनिंग इन्वेंट्री वाली आ जाएगी। उसके बाद वेटेड एवरेज है, तमाम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, इनको फिर सम किया और जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एवरेज प्राइस निकल आएगी। उस एवरेज प्राइस को हम क्या करेंगे, 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकल आएगी। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं मटेरियल कंट्रोल लेवल्स के हिसाब से, इनको फर्दर अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे हमने अपनी इन्वेंट्री को दोबारा ऑर्डर करना होता है। और वो क्या होता है, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है, इसके तीनों नाम है, ऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पॉइंट। वो जी क्या होता है जी, मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाइड बाई लीड टाइम। और लीड टाइम वो टाइम होता है, वो टाइम गैप या वो टाइम स्पैन आप कह सकते हैं जो इसमें आपकी जो इन्वेंट्री है वो आप तक पहुंच जाती है। वो टाइम स्पैन मिनिमम से लेकर मैक्सिमम होता है कि मतलब वो कम से कम टाइम जो है उसमें इन्वेंट्री कब पहुंचेगी और मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो उसमें इन्वेंट्री कब पहुंचेगी, इसको हम लीड टाइम कहते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है जी, हमारे पास इन्वेंट्री का जो मैक्सिमम स्टॉक है वो कितना होना चाहिए। उसका ये फॉर्मूला है जी, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये अगले लेक्चर, अगले जो लेक्चर्स या अगले लेसन्स होंगे उसमें हम इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल है, हमें तो ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री हमारी जो मिनिमम है वो कितनी होनी चाहिए, इससे कम इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है ना। मैक्सिमम मैक्सिमम से ज़्यादा होनी चाहिए, ना मिनिमम से कम होनी चाहिए। वो क्या है जी, रीऑर्डर लेवल को हमने एवरेज कंजप्शन से रीऑर्डर लेवल में से हमने जो एवरेज कंजप्शन और एवरेज जो लीड टाइम है उसको माइनस कर देना है तो हमारे पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। उसके बाद है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है कि इससे तो कम किसी हालत में ही नहीं जाना ना, अगर इससे कम जाते हैं तो हमारा जो काम है वो रुक जाएगा फैक्ट्री का, ठीक है, या हमारा जो कारोबार है वो रुक जाएगा बिल्कुल। तो डेंजर लेवल किस तरह होता है, एवरेज कंजप्शन को एमरजेंसी टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास डेंजर लेवल निकल आता है। उसके बाद ये असाइनमेंट क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, कुछ परचेजें या रिसिप्ट हैं, उसके बाद कुछ इश्यूज हैं। तीनों मेथड्स हमने इस्तेमाल करना है, फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज मेथड। तो इसमें पढ़ लें एक दफ़ा जी। एज्यूमिंग नील्स ओपनिंग स्टॉक, मतलब हमारे पास अभी किसी किस्म का ओपनिंग स्टॉक नहीं है और हमें जो क्लोज एंडिंग इन्वेंट्री जो बतानी है इसमें, ठीक है, तीनों मेथड इस्तेमाल करके। जी मैंने जी इसका बना के रखा हुआ है, वही डाटा मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। परपेचुअल सिस्टम फाइफो, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। परचेजेस को हमने बैलेंस भी लिया। उसके बाद जी फर्स्ट जो सेकंड परचेज है, दो तरह की इन्वेंट्री होगी। जो इशू हो गया वो फर्स्ट में से पहले इशू कर दिया, इसी तरह हम इशू करते जाएंगे तमाम चीज़ें। तो हम जब अपना डाटा मेंटेन करते हैं तो ये जी इसका आंसर निकलता है। जो हमने टोटल इशू किए हैं वो 4050.25 पैसा हैं या रुपीज़ हैं। हमारे पास जो बैलेंस में है वो 85 जो हैं यूनिट्स पड़े हैं और उनकी जो प्राइस है वो 1105 रुपीज़ है। उसके बाद लाइफो मेथड है। लाइफो मेथड में आपको पता है जी, लास्ट वाली इन्वेंट्री में सब पहले इशू करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं। फर्स्ट परचेज़ को मैंने लिया, सेकंड परचेज़ को मैंने, दो तरह की भी इन्वेंट्री होगी। फर्स्ट इशू है जो है वो लास्ट वाले से पहले मैंने इशू कर दिया। इसी तरह इस डेटा को जब मैं मेंटेन करता हूँ तो मेरे पास ही जो टोटल इश्यूज़ हैं वो है 4112.5 रुपीज़। और जो टोटल यूनिट्स मेरे पास बैलेंस में पड़े हैं वो 85 यूनिट्स हैं और उनकी प्राइस है 1067.75 रुपीज़। आपने यहाँ पर ना एक चीज़ नोट करनी है कि जो हमारा जो बैलेंस होता है ना नंबर्स का, मतलब कि हमारे पास जो यूनिट्स पड़े होते हैं एंडिंग इन्वेंट्री के, वो सेम रहते हैं, चाहे वो आपके पास लाइफो मेथड हो, फाइफो मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो, ठीक हो गया। इसके बाद ये वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में पता है कि हमने हर दफ़ा जो इन्वेंट्री है उसको एडजस्ट करना है एक एवरेज कॉस्ट पे। अभी पहली इन्वेंट्री परचेज़ मैंने की थी 12.50 रुपीज़ पे, तो हमारे बैलेंस में 100 यूनिट्स हैं, वो 12.5 रुपीज़ के हिसाब से पड़े हुए हैं, तो उनकी टोटल कॉस्ट है 1250। फिर मैं 8 को 85 यूनिट्स दोबारा परचेज करता हूँ 15 रुपीज़ के हिसाब से। जब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 13.65 रुपीज़ हो जाती है पर यूनिट। फिर जो इश्यूज़ होंगे वो मैं इशू करता जाऊँगा। फर्दर जब मैं इस तमाम डाटा को मेंटेन करता हूँ तो मेरे पास जो बैलेंस एट द एंड रिजल्ट निकलता है, वो जो इशू है टोटल वो 4063.75 रुपीज़ हैं। टोटल यूनिट्स जो मेरे पास अवेलेबल हैं इन इन्वेंट्री वो 85 हैं और उनकी जो प्राइस है वो 1095.25 रुपीज़ है, ठीक हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है जी। हमें एक डाटा दिया गया, परचेजेज हैं, सेल्स हैं। उसके बाद हमें एक ओपनिंग बैलेंस दिया गया और इसमें कह रहे जी हमने क्या करना, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन June 30 शो द स्टोर ledger records including the closing stock balance and stock valuation by using weighted average and FIFO method of costing under period and perpetual सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमने सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड और फाइफो मेथड को इस्तेमाल करना है, दोनों में पीरियडिक और परपेचुअल सिस्टम में। डाटा दिया हुआ है परपेचुअल सिस्टम में, पहले मैंने वेटेड एवरेज को मेंटेन किया है। आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है। मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी बस बताऊंगा क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी भी कम हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। एंडिंग बैलेंस ये है जी, जो हमने इशूज़ किए हैं 45,500 रुपीज़ के बैलेंस में 100 यूनिट्स पड़े हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 5000 है। उसके बाद फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड में आपको पता है कि जी जो चीज़ इन्वेंट्री हम पहले इशू परचेज़ करते हैं उसको हम पहले इशू करेंगे। तो इसका जो डाटा एट द एंड है वो ये है कि जी 45,687 के मैंने इशूज़ किए हैं। 100 यूनिट्स जो मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद हैं और उनकी जो टोटल प्राइस है वो 5187 रुपीज़ है। उसके बाद दूसरा ये परपेचुअल सिस्टम हो गया। अभी जी इसके बाद हमने इसको जी जो पीरियडिक हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इसको मेंटेन करना है। उसमें क्या होता है, जितनी भी परचेजेज होती हैं
उसको हम एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और एट द एंड क्या होता है जी, जो यूनिट्स हमारे पास बच जाते हैं उन्हें हम फिज़िकली काउंट करके उसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना था जी, पीरियोडिक सिस्टम में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मेथड मतलब फाइफो मेथड है, उसके मुताबिक हमने जी ये इन्वेंट्री काउंट करनी है। क्या हुआ था, हमारे पास टोटल जो परचेजेज हैं वो 800 यूनिट्स की हैं ओपनिंग बैलेंस के समेत। तो जो ड्यूरिंग द पीरियड है वो क्या हुआ था जी, टोटल जो 700 यूनिट्स हैं वो इशू हुए हैं। ठीक हो गया, तो क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक 700 यूनिट्स हमने इशू कर दिए, तो हमारे पास जो अप्रैल की परचेज़ है उसमें से 100 यूनिट्स बच जाएंगे। तो अप्रैल की जो परचेज़ है उसका जो यूनिट प्राइस है वो 51.87% है, मतलब 51.87 रुपीज़ है पर यूनिट। ठीक है, तो उस 100 को हम 51.87 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो इन्वेंट्री की आ जाएगी, वो बन जाती है 5187। उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है जी, हम तमाम इन्वेंट्री की जो रेट होता है उसको कंबाइन करके एक एवरेज यूनिट पर कॉस्ट निकाल लेते हैं, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, जो तमाम हमारे पास परचेजेस की इन्वेंट्री होगी प्लस ओपनिंग बैलेंस की जो इन्वेंट्री होगी, उसकी कॉस्ट को ऐड करके जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास मौजूद होंगे उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। तो अभी ये देखें, तो ये 38,748 रुपीज़ जो टोटल कॉस्ट बन रही है, और 800 यूनिट्स टोटल हमारे पास मौजूद हैं। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी यूनिट प्राइस जो निकलती है वो 48.435 रुपीज़ पर यूनिट निकल आती है। तो हमारे पास टोटल जो यूनिट्स मौजूद थे इन्वेंट्री में वो 800 यूनिट्स हैं। तो उसमें से जब हमने 700 यूनिट्स इशू कर दिए तो हमारे पास 100 यूनिट्स बच जाते हैं। उस 100 यूनिट्स को जब हम 48.435 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 4844। मतलब कि फाइफो मेथड के मुताबिक जो पीरियोडिक सिस्टम है उसमें हमारी इन्वेंट्री जो एट द एंड बच जाएगी वो 5187 रुपीज़ की बचेगी, जबकि वेटेड एवरेज के मुताबिक ये 4844 रुपीज़ की बच जाएगी। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक रिसिप्ट दी गई हैं जो कि हमारी परचेसेस का होंगी, और कुछ इशूड बैलेंस हमें दिया गया जो कि हमारे पास डाटा में मौजूद है। तो इसके मुताबिक हमें जो मेथड यूज़ करना है वो पीरियोडिक मेथड भी यूज़ करना है और परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम भी यूज़ करना है। और इसके मुताबिक हमने फाइफो की जो हमारे पास इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी वो बतानी है। लाइफो मेथड की जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी वो बतानी है। और उसके बाद जो वेटेड एवरेज के मेथड से हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी वो हमने बतानी है। अभी ये बता क्या रहे हैं जी कि हमारी परचेजेस जो हैं वो 160 kg की ठीक है परचेज़ है, और क्या जो फर्स्ट हमने परचेज़ की थी उसकी प्राइस यूनिट प्राइस जो थी वो 5 रुपीज़ पर केजी है, और जो हमारे पास सेकंड परचेज़ है 80 kg की, उसकी जो प्राइस है वो 6 रुपीज़ पर केजी है। तो इशूड जो बैलेंस है वो क्या है जी, 60 kg एक दफ़ा इशू किया गया और दूसरी दफ़ा भी 60 kg इशू किया गया। तो इसकी मैं वर्किंग आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो परचेज बैलेंस या रिसिप्ट बैलेंस है उसकी वैल्यू है। ठीक है, कि हमारे पास 160 kg हमने टोटल परचेज़ किया है, उसका जो रेट है फर्स्ट 80 kg का 5 रुपीज़ पर यूनिट है, और सेकंड जो हमारे पास 80 kg के है परचेज़ उसका 6 रुपीज़ पर केजी उसकी प्राइस है। तो इस तरह टोटल कॉस्ट जो है वो 400 फर्स्ट की आ जाती है और सेकंड की 480 आ जाती है। जो इशूड बैलेंस है वो 60 kg दो दफ़ा इशू किया गया है, तो हमारे पास 120 kg इशू हुआ है, और टोटल जो हमारे पास इन्वेंट्री बच जाती है एंडिंग पीरियड पे वो है 40 kg। ठीक है, अगर हम फाइफो मेथड से चलें तो फाइफो मेथड में जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट है उसके मुताबिक हमारे पास जो लास्ट वाला बैलेंस होगा 80, लास्ट वाला जिस जो हमने 6 रुपीज़ पे से परचेज़ किया था उसमें से 40 यूनिट्स बच जाएंगे, तो हम उसको 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 240 रुपीज़ जो है द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू फाइफो मेथड आ जाएगी। अगर लाइफो के हिसाब से चलें तो लाइफो का क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास जो 40 kg जो इन्वेंट्री बच जाती है वो फर्स्ट वाली परचेज़ में से बच जाएगी। तो वो जो फर्स्ट वाली परचेज़ है उसका जो यूनिट प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी वो 200 रुपीज़ आ जाएगी। उसके बाद वेटेड एवरेज जो है, वेटेड एवरेज में क्या था
सिंपल हम क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं तमाम कॉस्ट को। तो एक हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, यूनिट प्राइस एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 880, और जो हमने परचेज़ किया है यूनिट्स में वो 160 के जी हमने परचेज़ किया है। जब हम 880 को 160 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो यूनिट रेट निकलता है वो 5.5 रुपीज़ निकल आता है। तो जब हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 40 केजी बच जाती है, उसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 220 निकल आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें एक जी 100 यूनिट्स ऑफ मटेरियल एम हमने कॉस्टिंग 8 रुपीज़ पर यूनिट इन स्टोर्स ऑन January 1 और 2006, फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड इशू ड्यूरिंग द जनवरी। मतलब कि हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया 100 यूनिट्स का 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और उसके बाद हमें ये कुछ परचेजेज और कुछ इशू बैलेंस दिखाया गया। तो इस ये हमने जो है ना इसका निकालना है, मतलब कि अभी हमने ये मटेरियल लेजर कार्ड जो है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन तैयार करना है अकॉर्डिंग टू लाइफो मेथड, फाइफो मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अभी जितनी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर ली हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना आपके लिए ईजी होगा। ये आपके लिए भी एक असाइनमेंट है, आप इसे अपने तौर पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं। ये मैंने इसलिए आंसर्स लगा दिए क्योंकि इनके आंसर्स पहले इसके एंड पे नहीं दिए गए। जो पहले वाले लेक्चर्स थे उसमें जो आंसर्स थे वो दिए गए हैं, इस लेक्चर में नहीं दिए गए, इसलिए मैंने इसको साथ साथ ना हाईलाइट कर दिया। क्या है जी, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ प्राइम कॉस्ट। ठीक हो गया, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मटेरियल, लेबर और ये दोनों जो चीज़ें मिला के ना ये प्राइम कॉस्ट आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद क्या है जी, विच मेथड ऑफ प्राइसिंग इशूज आर क्लोज विद द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़। मतलब करंट इकोनॉमिक वैल्यूज़ के मुताबिक इनके जो क्लोज मेथड है वो कौन सा, वो फाइफो मेथड है, क्योंकि वो आपको जो आपने फर्स्ट परचेज़ की थी वो फर्स्ट इशू हो जाता है, तो इस वजह से ये क्लोज होता है। उसके बाद कौन सी जो इन्वेंट्री का मेथड या प्राइसिंग कॉस्ट मेथड है जो करंट वैल्यू से लैग करता है, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। ठीक हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ कॉस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल पे कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं होती, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ होंगी। उसके बाद है मैंने प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली। मतलब कि अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही हैं तो आप क्या करेंगे जी, आप एक वेटेड एवरेज के हिसाब से चलेंगे, तो वेटेड एवरेज मेथड जो है वो सबसे अच्छा है मेथड। ठीक हो गया। इसके बाद ये नीचे जो MCQ 6 to 8 है उसका डाटा दिया गया है कि आपके पास एक ओपनिंग स्टॉक है, आपने परचेज़ की, इशू की, और जो मार्केट प्राइस है आपके पास दी गई है। इसकी बेसिस पे आपने ये बताना है जी 8 जनवरी 1994 को फाइफो के मुताबिक क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, आपने वैल्यू बतानी है। ओपनिंग बैलेंस आपके पास 200 kg है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मैंने ये जो आंसर लगाए हैं, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं मैंने, ये अंडरलाइन किए हुए हैं, ये मैंने टोटल वर्किंग की हुई है, उसके बाद इसको हाईलाइट किया। आप इसको चेक करना चाहिए तो अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। तो फाइफो मेथड के मुताबिक 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1550 है। और उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है लाइफो मेथड के मुताबिक वो 1700 बन जाता है। और जो वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज मेथड है उसके मुताबिक ये 1610 बन जाता है। इस तरह ये जो हमारा लेक्चर है ये एंड हो गया। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह ये जो अपने है ये सीरीज़ इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो इंशाल्लाह हम 45 लेक्चर्स तक जाएंगे। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है तो काइंडली आप मेरा साथ दें, तो इंशाल्लाह हम अपने ये 45 लेक्चर्स इंशाल्लाह इसी मतलब कि ये जो अभी कोर्स चल रहा है इसी में ही कंप्लीट करेंगे। 23 लेक्चर्स की कोशिश करेंगे ये मिड से पहले पहले अपलोड हो जाएं, ताकि प्रिपरेशन में आसानी हो। और जो नेक्स्ट 22 लेक्चर्स होंगे वो मैं कोशिश करूँगा जी मिड और फाइनल के दरमियान अपलोड कर दूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।